जय श्री कृष्ण मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं संत श्री आसाराम जी बापू 31 अगस्त 2013 से कारागार में हैं और उनके कारागार जाने के पश्चात जब भी उनकी जमानत होने की संभावनाएं बनती थी, ठीक उससे पहले उनकी जमानत को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए हैं। चाहे वो गवाहों को डराने की षड्यंत्र हो, चाहे वह गवाहों को हत्या करने का षड्यंत्र हो, चाहे वह गवाहों पर हमले करने का षड्यंत्र हो, या ठीक जमानत से पहले उनके विरुद्ध अखबारों या कुछ मैगजीन्स में उनके बारे में आर्टिकल छाप देना, खबरें छाप देना, उनके विरुद्ध कुप्रचार करना। इसके अलावा उनके विरुद्ध उनको बदनाम करने के लिए समय समय पर कुछ लोगों ने फिल्में भी बनाई हैं और उसके अलावा उनके ऊपर कुछ किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। और एक किताब 2020 में आई थी जो कि बापू जी की गिरफ्तारी के समय जो जोधपुर के डीसीपी थे अजय पाल लांबा, उनके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक को उन्होंने विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचारित करवाया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करवाया हो, चाहे वो न्यूज़ पोर्टल से करवाया हो, चाहे अखबारों से करवाया हो। तो यहाँ पर उन्होंने जो उस किताब का प्रचार किया है, उस प्रचार को करने के दौरान उन न्यूज़ पोर्टल्स ने, न्यूज़ चैनल्स ने किस तरह से बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अजय पाल लांबा अपने पुस्तक के बारे में क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। Asaram Bapu, who was considered to be a godman by millions of the people in the country. He was not less than a cult figure before the registration of a FIR of sexual assault in Jodhpur in year 2013. यहाँ पर आपने देखा होगा अजय पाल लांबा ने क्लियर कट बोला है सेक्सुअल असॉल्ट। यहाँ पर मैं एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल के द्वारा दिया गया रिव्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये पोर्टल है द प्रिंट। ये वही पोर्टल है जिसके संचालक शेखर गुप्ता हैं और ये शेखर गुप्ता वही हैं जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी हैं। और इस अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के दौरान जो दलाल था उसने इनको रिश्वत दी और उस रिश्वत के बदले में उसने इनको ये कहा कि आप इस डील को करवाने के लिए जो इस मामला, जो ये घोटाले व स्कैम का जो मामला उछल रहा है, इसको टोन डाउन करने के लिए आप आर्टिकल लिखिए। अर्थात उन्होंने इन मीडिया हाउसेस को, इन पत्रकारों को मैनेज किया, ये इन पर आरोप लगाए गए हैं। और ये आज इनकी पुस्तक के, अजय पाल लांबा जी के पुस्तक के बारे में यहाँ पर रिव्यू दे रहे हैं। इस चैनल का रिव्यू आप यहाँ पे देखिए। 19 तारीख की रात को एक लड़की और उसका परिवार दिल्ली के कमला मार्केट थाने में शिकायत दर्ज कराने आया। लड़की के परिवार का आरोप था कि 15 अगस्त की रात को जोधपुर से दूर एक कुटिया में आसाराम बापू ने लड़की के साथ बलात्कार किया। लांबा लिखते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि इस केस में कोई भी लूप होल बचे। मुक्ता को जिम्मेदारी दी गई कि वो दूसरे कमरे में लड़की को लेकर जाएं और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानें। मुक्ता ने आधे घंटे का समय लिया और फिर ऑफिसर्स के सामने मिनट दर मिनट डिटेल्स बताई। बात खत्म करते हुए उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि सर, रेप तो हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, रेप तो हुआ है। जबकि अभी आपने अजय पाल लांबा की स्टेटमेंट सुनी नहीं, उन्होंने कहा था सेक्सुअल असॉल्ट। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सेक्सुअल असॉल्ट, यौन शोषण, और रेप टोटली डिफरेंट। उसके बाद इंस्पेक्टर बाबू सिंह राजपूत को इस टीम में लिया गया। बाबू सिंह राजपूत की जिम्मेदारी थी कि वो अहमदाबाद जाएं, आसाराम के आश्रमों में जाकर उनके पुराने केसों और पास्ट हिस्ट्री के बारे में पता लगाएं, क्योंकि इस केस में अगर आसाराम को एक हैबिचुअल ऑफेंडर के तौर पे स्थापित करना होता तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनके पास्ट के केसों के बारे में पता लगाने की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, आसाराम बापू को हैबिचुअल ऑफेंडर
स्थापित करने के लिए अर्थात सिद्ध करने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश की। यानी कि इनको, बापूजी को हैबिचुअल ऑफेंडर बनाना था। वो कोई थे नहीं, पास में उनके खिलाफ ऐसा एक भी आज तक केस नहीं है जिसमें उन पर कभी छेड़छाड़ का भी आरोप लगा हो। तो यहाँ पर ये क्या चाह रहे थे कि बापूजी को हैबिचुअल ऑफेंडर बनाना चाह रहे थे, जिससे उनको सख्त से सख्त सजा मिल पाती। किसके कहने पर? लांबा ने अपनी टीम के सामने कुछ बातें क्लियर की। लांबा ने अपनी टीम से कहा कि इस केस को लेकर पीआईएल दायर की जा चुकी है और सीबीआई को ये केस ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है। अगर ये केस सीबीआई को दे दिया जाता है तो जोधपुर पुलिस अपनी काबिलियत कभी साबित नहीं कर पाएगी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच होती है तो जोधपुर पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। अर्थात ये सीबीआई की जांच से डर रहे हैं। अगर यहाँ पर सीबीआई की जांच समय पर हो गई होती तो दूध का दूध पानी का पानी होता, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग यहाँ पर उठी थी। उन्होंने कहा कि हम इस केस के बाद विजेता बनकर निकलेंगे और इंग्लिश में एक लाइन है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। डीसीपी लांबा को यहाँ पर हीरो बनने की चाह थी, जिससे वो हीरो के तौर पर उभर के आते कि उन्होंने इतने बड़े संत को गिरफ्तार करके उनको जेल भिजवाया। लांबा बताते हैं कि इस केस में सबसे जरूरी बात यह भी थी कि पब्लिक ओपिनियन को पुलिस के फेवर में रखा जाए। इसके लिए लांबा ने अपनी तैयारी की कि वो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फैक्ट्स को जनता के सामने रखेंगे। 29 तारीख को जोधपुर की टीम आसाराम को खोज रही थी, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। पूरे देश की टीमें उसे लोकेट नहीं कर पा रही थी। पुलिस की टीम ने आसाराम से कहा कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आपको जोधपुर हमारे साथ चलना होगा। लेकिन आसाराम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपने एक बेटे से चुपके से कहा कि तुम भक्तों की भीड़ और बुला लो ताकि पुलिस मुझे यहाँ से लेकर ही ना जा सके। एक तरफ आसाराम को प्लेन से जोधपुर लाया जा रहा था, दूसरी तरफ उनके भक्त लाखों की संख्या में जोधपुर पहुंच चुके थे। उसके बाद ये पूरा केस चला और इस केस में आसाराम को गिल्टी पाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सबके बावजूद जब गिरफ्तार करके आप ले आए, लगातार गवाहों की हत्या, जिस तरह से कोर्ट परिसर में चाकू मारा गया, एक डराने वाला दृश्य था वो पूरा। और ये जो जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये तो वो व्यक्ति थे जो अपनी गवाही दे चुके थे। गवाही देने के 1 महीने बाद उनकी हत्या की गई। एक आपने पोटेंसी टेस्ट कराया था, हमारे आज तक गुजरा था बाबा टनाटन जी, उसको लेकर कई लोगों ने कहा इस तरह से नहीं चलना चाहिए। वो पोटेंसी टेस्ट की क्या जरूरत पड़ी थी आपको? आरोप ये लग रहे थे पुलिस पे कि बाबा की एज ज़्यादा है और वो कैपेबल नहीं है, जिस तरह के आरोप बाबा पे लगे। ऐसे में फिर पोटेंसी टेस्ट कराना लाजमी था। वो पुलिस का जो स्टैंड था उसको और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि बापूजी का पोटेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था, अर्थात बापूजी इंटरकोर्स करने के लिए सक्षम थे। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मेरे को इस तरह के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन सत्य सामने लाने के लिए मेरे को ये बातें बतानी पड़ेंगी आपको। क्या कोई सेक्स करने में सक्षम व्यक्ति 1.5 घंटे तक किसी के साथ छेड़छाड़ करे और उसके साथ रेप ना हो? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्या ये प्रैक्टिकल है? तो कुल मिलाकर मेरा कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि बापूजी के विरुद्ध एक षड्यंत्रों की चेन चल रही है और ये पुस्तक का आना भी इसी बात का प्रमाण है। 2020 में ही बापूजी की याचिका लगी थी जमानत के लिए और उसी समय जमानत से ठीक पहले ये पुस्तक आई है, क्योंकि सभी जानते हैं कि बड़े पब्लिशर्स की पुस्तकें काफ़ी लोग पढ़ते हैं और इससे न्याय निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है, मेरा ये मानना है। और इसके अलावा आज फिल्म भी बन गई है बापूजी के ऊपर, ट्रू स्टोरी पर बेस्ड फिल्म इसको बोल रहे हैं। तो ये भी इसी षड्यंत्र का एक भाग है जिसमें बापूजी को टोटली डिफेम करने का इनका प्लान है। तो यहाँ पर
आपको मैंने आज अजय पाल लांबा की पुस्तक के ऊपर ये एनालिसिस दिया कि उनकी पुस्तक का जो प्रचार हुआ है उस प्रचार को कितना इन्होंने बड़ा चढ़ाकर माध्यमों ने दिया है, और इनकी इस पुस्तक ने बापूजी की छवि खराब करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सितंबर में बापूजी के साथ जो सह आरोपी थे शरद चंद्र, जिनके ऊपर आरोप था कि लड़की को जोधपुर बापूजी के पास पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनकी जो SOS हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में लगी थी। SOS मीन्स सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, जो उनको निचली अदालत द्वारा सज़ा हुई है उसको सस्पेंड, उसको निरस्त करने के लिए उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उस पर हाई कोर्ट ने उनको मिली सज़ा को निरस्त किया, सस्पेंड किया। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ये स्पष्ट रूप से लिखा है, यहाँ पर उच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में क्लियर लिखा हुआ है, हाउएवर द ओक्यूलर एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऑन विच द ट्रायल कोर्ट हैज़ प्लेस्ड रिलायंस रिक्वायर कंसिडरेशन इन डिटेल। अर्थात कि जो इनको सज़ा हुई है उसके लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाणों के अभाव में ये सज़ा उनको दी गई है, तो इस पर विस्तार से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पर कह रहे हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, द कोर्ट फील्स दैट द चैलेंज ऑफ द एप्लीकेंट अपीलेंट टू हिज कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 376D IPC। यहाँ पर 376 जो सह आरोपी हैं उनके ऊपर भी लगाई गई है। सेक्शन 5G एंड 17 of the POCSO Act and under section 374/120 IPC is based on strong ground। यहाँ पर न्यायालय ये कह रहे हैं कि जिन धाराओं के अधीन इनको सजा हुई है उनको चैलेंज, उनको चुनौती देने के लिए इनके पास ठोस आधार हैं, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स। तो इसके अलावा आगे मैं आपके साथ कुछ और फैक्ट्स लेके आऊँगा जिसमें मैं बापूजी के ऊपर हो रहे इन षड्यंत्रों की पोल खोलूँगा, ताकि बापूजी के कारागार में रहने से सनातन को जो क्षति हो रही है वो ना हो पाए। क्योंकि यदि आज बापूजी बाहर होते, कारागार में न होते, तो करोड़ों करोड़ों लोगों को उनका प्रत्यक्ष सत्संग लाभ मिलता और करोड़ों के जीवन परिवर्तन होते और देश हमारा सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त कर रहा होता। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।